खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अब तक आपने सुना मुतागुची और नेताजी सुभाष इंफाल अभियान को लेकर उत्साहित थे। मुतागुची तो जल्द इंफाल पर फतह का दावा कर चुके थे। अपनी रणनीति और दावों को लेकर उनके जापानी अधिकारी ही विरोध कर रहे थे, जिसे लेकर मुतागुची का सख्त रवैया नजर आया था। नेताजी अपने उस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे थे जिसमें न तो पद की चाहत थी, न महत्वाकांक्षा थी, केवल आजाद हिंदुस्तान की तमन्ना थी। पर उस वक्त में खुद को पा रहे थे जब ब्रिटिश कैद से देश की आजादी के लिए परिंदे की तरह आसमान में उड़ चले थे और आजादी का तोहफा लेकर हिंदुस्तान लौटना चाहते थे। अब आगे नेताजी, आपको विश्वास है कि हिंदुस्तान में आजादी के बाद आपका अभूतपूर्व स्वागत होगा, परंतु अभूतपूर्व मैं नहीं, मेरे और मेरे साथियों को मेरा देश सिर आंखों पर बैठाएगा। मेरा प्राण प्रिय बंगाल तो लाखों की संख्या में निकलकर दिल्ली की ओर कूच करेगा। जितना जल्दी हो मुझे मेरे वतन तक पहुंच जाने दीजिए बस। चंद्रा बोस, जल्द आपका लक्ष्य पूरा होगा। चलिए एक यादगार फोटो खिंचवा लेते हैं। जनरल, आपका और मेरा ये पहला फोटो है, लेकिन अगला फोटो आप और मैं दिल्ली में खिंचवाएंगे। आपकी इच्छा को मैं बस 15 दिन के भीतर ही पूरा कर दूंगा। जनरल, कृपा करके इम्फाल और कोहिमा के बीच के रास्ते को बंद मत कीजिएगा। वाह, यही तो असली मजा आएगा। इस रास्ते को काटकर हमें कोहिमा और इम्फाल को अलग थलग कर देना, यही तो दोनों खरगोश को दोनों बाजुओं में दबा लेने की मेरी अचूक योजना है। इसमें शंका क्यों हो रही है आपको? ये रास्ता तो फिर भी खुला रहना चाहिए। लेकिन किसके लिए? अंग्रेजों को भागने का रास्ता देने के लिए। इम्फाल पर धावा बोलते ही वो कोहिमा की ओर भागेंगे, ठीक वैसे ही जैसे इससे पहले मलेशिया और रंगून में भाग खड़े हुए थे। नहीं चंद्रा बोस, मुझे इम्फाल की छावनी जादुई और रहस्यमयी लगती है। उस छावनी में एक मगरमच्छ रहता है जो फड़फड़ाता है, खाता है और निकल लेता है। पर मेरा जाल भी उतना ही मजबूत और जिगर वाला है। ऐसी ताकत से जाल फेंकूंगा कि यकीन मानिए वो शिकार हुए बिना नहीं रहेगा। आपका अगला कदम क्या है? 29 अप्रैल को हमारे सम्राट का जन्मदिन है। इम्फाल की छावनी में ही मनाएंगे। मैमियों में नेताजी का व्यस्त कार्यक्रम था, जिसमें प्यारे सिंह का अभिनंदन किया गया। अतिथि के रूप में मुतागुची को बुलाया गया था। कर्नल मिश्र को उनके शौर्य के लिए नेताजी ने उन्हें सरदारे जंग के खिताब से सम्मानित किया। मुतागुची जी, हमारी लड़कियों का उत्साह भी देखने लायक है। वाहनों की व्यवस्था कर रहे हैं। मेमियों में हम किसी का भी मन नहीं लग रहा है। बस थोड़ा सा इंतजार और करें। आपकी दूसरी डिवीजन हिंदुस्तान में घुसी नहीं कि आप सबको भेजने की व्यवस्था भी हो जाएगी। जनरल, हमारी लड़कियां मुझसे पूछ रही थी कि हमें क्या युद्ध में जाने का मौका मिलेगा। मैंने उनसे कहा, हाँ, मातृभूमि के लिए तुम्हें मौका जरूर मिलेगा। बेशक मिलेगा। इम्फाल कुछ ही दिनों में हमारे पास आ जाएगा। मुझे तो आगे जाना है। नेताजी जब तीसरी डिवीजन लेकर आएंगे तो उनका स्वागत करने के लिए मैं इम्फाल के गेट पर मौजूद रहूंगा। नेताजी जिंदाबाद, हिंदी जापानी भाई भाई। नेताजी जिंदाबाद, हिंदी जापानी भाई भाई। नेताजी जिंदाबाद। हिंदुस्तान के बहादुरों, मैं अब और धैर्य नहीं रख पा रहा हूं। एक आनंद देने वाली खबर अभी बता दूं या कार्यक्रम खत्म होने के बाद? अभी बता दीजिए। कल ही हमारे प्रधानमंत्री तोजो ने हमारी संसद में इस बात का ऐलान किया है कि हम जैसे जैसे हिंदुस्तान के हिस्सों को जीतते जाएंगे, उन्हें उसी वक्त आजाद हिंद सरकार को सौंपते जाएंगे। सुना प्यारे सिंह, यह सम्मान तुम्हारे साथ साथ हम सब का है। मुझे जो देश से मिला है मैं वो ही लौटा रहा हूँ। अड़कान की लड़ाई में मेरा एक पैर चला गया और मेरे पास अभी दूसरा पैर, सिर, हाथ सब कुछ बाकी है। फिर जंग के वक्त मुझे अपाहिज की तरह लाद कर पीछे क्यों ले आए? ऐसा क्यों किया नेताजी? आप ही ने तो सिखाया था कि मर्द का रास्ता आग से भरा होता है। भाइयों, आजाद हिंद फौज के पैर अंततः मातृभूमि पर पड़ चुके हैं। हमारी फौज दिल्ली की ओर कूच करने की तरफ बढ़ रही है। जापानी फौज का अंतिम लक्ष्य
अंग्रेजी और अमरीकी फौज को परास्त कर हिंदुस्तान के रास्ते को बाधा मुक्त कर आजाद करवाना है। भाइयों बहनों, आजादी अब बहुत करीब है। गुलामी का बंधन टूटने वाला है। आजादी का सूरज आसमान पर उगने ही वाला है। आपकी तमन्ना पूरी हो, वो भी जल्द से जल्द। लेकिन परसों की भोज में आपके जनरल सातों का सुर बेसुरा लग रहा था। जाने दीजिए, थोड़ा बहुत आपसी मतभेद तो चलता रहता है। मेमिया से कितनी दूर है इम्फाल? करीब 200 मील दूर है इम्फाल। अपना हेडक्वार्टर आप थोड़ा सा आगे ले जाएं और फौज को थोड़ा सा पीछे रखें। मुझे लगता है ऐसा करना ठीक होगा। अब आप कैसे समझेंगे जापानी रणनीति क्या चीज है? आप चिंता छोड़िए। चंद्रा बोस जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपने गुलाबों की देखरेख कर रहा हूं। युद्ध के लिए मेरे अधिकारी सक्षम हैं। चार दिनों से जापान की 31वीं डिवीजन चिंदविन को पार करने के लिए अटकी पड़ी है। जनरल सातो को नदी पार करने की बहुत जल्दी है, परंतु 31वीं डिवीजन छोटी नहीं है। पहली ही रात में सैनिकों और पशुओं के ऊपर काफी सामान उस पार पहुंचा दिया गया है। जनरल सातो अपने अस्थायी खेमे में बैठकर रात भर जागता रहा और नाका से अभियान को लेकर अपनी फिक्र जता रहा था। नाका, इम्फाल अभियान मूर्खता से भरी हुई योजना है। रसद पानी का क्या होगा, हमारी किसी को फिक्र नहीं है। जनरल सातो, जनरल तोजो ने कुछ तो सोचा होगा। उनके पास बी प्लान होगा। मुतागुची जैसा औंधी खोपड़ी का आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। परंतु जनरल तोजो, वो तो और बड़ा जोकर है। दादा परदादा अच्छे नृतक हैं। खानदानी काम छोड़कर युद्ध के दांव खेलने की क्या पड़ी थी उसे? जनरल, आपको यह नहीं लगता कि आप ये सब अपनी नाराजगी के चलते कह रहे हैं? ऐसा ही मान लो, लेकिन कल अगर तोजो और मुतागुची की मंडली ने युद्ध जीत लिया तो तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे टोक्यो की सड़कों पर ठीक से घूमने देंगे? जनरल, धैर्य रखें। ईश्वर करे जो आप सोच रहे हैं वैसा ना हो। अभी आप सो जाइए। तेरह मार्च 1944 डिकी का विमान सुबह 10 बजे कोमिला की हवाई पट्टी पर उतरा। वॉडबिन, जनरल स्लिम व अन्य अफसरों के चेहरे खिले होने का दिखावा कर रहे थे। जापानी हमले के भयानक आघात से वो अंदर बाहर से डरे हुए थे। क्या किया जाना चाहिए मिस्टर वॉडबिन? बताइए जनरल, जापानी भालू की पकड़ से सिर कैसे छुड़ाया जाए? अब तो केवल एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? हैराकॉन की फौज को विमानों से इम्फाल में उतारा जाए। ये संभव नहीं है। असंभव है, जानता हूं, लेकिन आपके लिए नहीं। इसका समाधान केवल आप ही सुझा सकते हैं। मार्शल, ये बताइए कि हमने अराकॉन मोर्चे के लिए 40 अमरीकी सैनिक उधार मांगे थे। उसकी मंजूरी मिले कितने दिन हो गए हैं? हमने जी जान से प्रयास किए, तब कहीं जाकर 10 दिनों में जैसे तैसे वो मामला सुलझ पाया था। हेलो, मैं चर्चिल बोल रहा हूँ। देखिए, हमारे ऐतिहासिक साम्राज्य की इज्जत तुम्हारे ही हाथों में है। सर, ये बहुत मुश्किल है। अब अपनी खाल बचाना भी कठिन दिख रहा है। अड़चन क्या है? अराकॉन की 5वीं डिवीजन को वहां से उठाकर तत्काल इम्फाल लाना है। इम्फाल को बचाने का केवल यही एक रास्ता है। तो देर किस बात की है? ले आइए। फौज को लाने के लिए हमारे पास पर्याप्त विमान नहीं है सर।
देखिए, हमारी ताकत को तो जर्मनी निकल गया है। हमारी हवाई ताकत अब कितनी रह गई है ये तो तुम अच्छे से जानते हो। कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। रेलगाड़ी से नहीं लाया जा सकता क्या? सर, उसमें 1 महीना लग जाएगा। ऐसा करने से तो सर्वनाश हो जाएगा। किसी भी जापान और गद्दार फौज ब्रह्मपुत्र को लांघ कर आगे आ जाएगी। तो तुम ही बताओ हम क्या करें। माउंटबेटन, आप ही कुछ बताइए। अमेरिका से विमान हमारी सहायता के लिए तत्काल आए तो ही हमारी इज्जत बच सकती है। माउंट, साउथ ईस्ट एशिया के कमांडर इस्टबिल से बोलो। उनके हाथ में विमान भेजने का अधिकार नहीं है। वायुसेना का मुख्यालय तो वॉशिंगटन में है। हुआ तो मैं रूजवेल्ट के सामने नाक भी रगड़ूंगा। तुम्हें हर हाल में विमान उपलब्ध हो जाएंगे। वहां उपलब्ध साधन सामग्री के दम पे लड़ते रहो। जब तक इंग्लैंड के पीएम के पद पर मैं बैठा हूं, तब तक हिंदुस्तान सपने में भी आजाद नहीं हो सकता। 1944 अप्रैल, जोरहट की हवाई पट्टी पर माउंटबेटन अपने प्रिय मर्क्यूरी में से नीचे उतर रहा था। जैसे ही माउंटबेटन जनरल स्लिम के साथ सभागृह में आने लगा, तभी मीडिया ने उन्हें घेर लिया। सर, सुनिए सुनिए सर, क्या आपको पता था कि जापान इतनी जल्दी हमला कर देगा? आपने सोचा था? बिल्कुल नहीं। जापान का मूव तेजी से हुआ। जो भी हो, युद्ध तो युद्ध होता है। आपकी साउथ वेस्ट एशिया कमांड इस झंझावत से निकल आएगी। लड़ाई तो चल रही है। चलिए, अब आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। थैंक यू वेरी मच आपके आने और सवाल पूछने का। विमान हादसे में हमारा ये तेज तर्रार साथी जनरल विनगेट हमसे छिन गया है। कितनी बार चर्चिल महोदय के पास सीधे ही जा पहुंचता था। मेरी शिकायत करने से भी नहीं चूकता था। माउंटबेटन, उनके जाने से ही हमारी ब्रिटिश आर्मी की बड़ी क्षति हुई है। जापान जैसा जंगली युद्ध में दक्ष दुश्मन हमारे ऊपर चढ़ा आ रहा है। ऐसी स्थिति में विमान हादसा होने से बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? एक छोटा आदमी इतने बड़े ताकतवर साम्राज्य को चुनौती देने का साहस कर रहा है। कौन? आपका मतलब वही हिंदुस्तानी गद्दार सुभाष? सुभाष और जापानी सेना का मिशन करीब आ गया था। सातों का लश्कर आगे बढ़ने को तैयार था। नक्शा बता रहा था 2 दिनों में कोहिमा पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ने का इंतजार करते हुए ठंड से बचने के लिए सातों के लश्कर के फौजी खुले में होने से अलाव जलाकर खुद को गर्म कर रहे थे। चलो, 5000 मील का सफर तय कर लिया है। हिंदुस्तान की सीमा पे पहुंच गए हैं। अब साथियों, हमें जापान के गौरव के लिए लड़ना है। ब्रिटिश को सबक सिखाना है। जनरल का आदेश आते ही हमें तेजी से अटैक करना होगा। एक ही झटके में कोहिमा के पहाड़ों पर कब्जा कर इम्फाल पर हमला बोलना होगा और विजय हासिल करनी होगी। मुझे नहीं लगता हमें कामयाबी मिलेगी। कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। मुझे लगता है जापानी सैनिकों की कब्रें इम्फाल कोहिमा के रास्ते पर ही बनेंगी। जनरल महोदय, कमांडर के हिसाब से हमें रोज रसद मिल रहा है ना? निशिदा, जिस हिसाब से रसद मिलेगी उसी हिसाब से लड़ाई आगे बढ़ पाएगी। जनरल, युद्ध जनरल को याद है ना? जो सेना नायक जापान के प्रण को युद्ध में पूरा नहीं करता है, उसे फांसी होती है। जानता हूं मियाजाकी, तुम्हें उप सेना नायक क्यों बनाया गया है। मतलब? मुझ पर नजर रखने के लिए। मैं जापान के प्रण को पूरा करूंगा। मेरी निष्ठा मेरे जापान से है, किसी और से नहीं। जापानी बटालियन कोहिमा की पहाड़ी पर पहुंच गई थी। कर्नल रिचर्ड्स अपनी टुकड़ी को लेकर
कोहिमा की रक्षा के लिए तैनात था। इम्फाल की तलहटी में जापानी फौज के आने की खबर रिचर्ड्स तक पहुंच गई थी। गुप्तचरों का मानना था कि जापानी फौज कभी भी कोहिमा पर धावा बोल सकती है। कर्नल रिचर्ड्स, कोहिमा की जिम्मेदारी मेरी है। एक साथ कहां कहां जापान की सेना को रोका जाए। नीचे बंगाल की खाड़ी में अरकॉन में लड़ाई चल रही है। जापानी फौज ने वहां कर्नल क्रिश्चियन को पस्त कर रखा है। ब्रह्म देश में जनरल स्टील व्हील के दस्तों से जापानी डिवीजन लड़ रही है। इम्फाल तो पहले ही जल रहा है। 2 ब्रिटिश डिवीजन खतरे के दायरे में आ गई है। अब लगता है कोहिमा में भी हालात बिगड़ने वाले हैं। जनरल स्कूल साहब आगे बढ़कर पहाड़ों पर कब्जा क्यों नहीं करते? वहां तोपों को क्यों नहीं चढ़ाते? कर्नल, हमारे पास कोहिमा को बचाने के लिए पर्याप्त फौज बल नहीं है। पहाड़ी पर तोपें कितनी भी तेजी से पहुंचाई जाएं, लेकिन 15 दिन तो लग ही जाएंगे। मैं फोन रखता हूं। मुझे यहां से पहाड़ी पर जापानी फौज नजर आ रही है। जनरल रिचर्ड्स, कोहिमा के बाजार में कोहराम मच गया है। क्या हुआ? जापानी फौजें पहुंच गई हैं। यह हल्ला सुनाई दे रहा है आपको? जनरल स्लिम, मैं रिचर्ड्स। सर अब क्या करें बताइए। रिचर्ड्स, या पूरी तरह डूब जाए तभी फड़फड़ाना चाहिए। मैं विमानों का स्क्वाड्रन भेज रहा हूं। जापानी खेमे में युद्ध को निर्णायक दौर तक पहुंचाने की जल्दी थी। जनरल मियाजाकी सातो के पास युद्ध को तेज करने का आग्रह करने के लिए पहुंचा। जनरल सातो, मेरा मानना है कि वक्त आ चुका है। हम एक ही झटके में ब्रिटिश गोरिसन को खत्म कर देते हैं। इम्फाल का रास्ता रोक दिया गया है। 3/4 कोहिमा हमारे कब्जे में आ गया है। बताएं क्या करें? जनरल मियाजाकी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम अपने मुतागुची से बात कर लो। जापान के विमान आ जाएं तो देखना किस तरह की तबाही करते हैं। जनरल सातो, आप जानते हैं कि हमारी वायु शक्ति कितनी कमजोर हो गई है। उसका यहां तक आना आसान नहीं होगा। जनरल मियाजाकी, आपको कोहिमा को लेकर इतनी जल्दी क्यों है? धैर्य रखें, धीरे धीरे काम करते हैं। जनरल सातो, जैसा आप चाहें। सीनियर है, अब मैं क्या कह सकता हूं। जापानी सेना इम्फाल मिशन को लेकर चौतरफा ब्रिटिशों को घेर रही थी। यामामोटो मिशन को लेकर चिंतित था। रात में भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी एक फौजी ने आकर यामामोटो को जनरल मुतागिची का लिखित संदेश दिया। सर, जनरल मुतागुची का संदेश आया है। लिखा है, अपनी गतिविधियों को तेज करो। जनरल यानागिडा जैसी मूर्खता नहीं होनी चाहिए। हमारे सम्राट का जन्मदिन केवल 15 दिन दूर है। हर हाल में जन्मदिन पर उनको इन्फाल तोहफे में देना है हमें। हम भी तो रात दिन हमले के लिए बेचैन हैं। आजाद हिंद फौज के शौकत अली को संदेशा भेजो। कल सुबह ही मोइरांग पर धावा बोलो। हमें विजय प्राप्त करना है। कहना कुछ ही मील पर बिशनपुर चौकी है। वो हमारे कब्जे में आ जाएगी तो ब्रिटिश डर जाएंगे और इम्फाल भी ज्यादा दूर नहीं रहेगा। इसके लिए एक रास्ता परली की ओर से सिलचर होकर बिशनपुर जाता है। इस रास्ते पर एक पुल है, उसे अधिकार में लेना होगा। सीधे हमला नहीं करें। कर्नल शौकत ने मोइरंग का नक्शा अपने पास रखा था। संदेश मिलते ही शौकत ने नक्शे को बारीकी से देखा। ऐसा करते हुए सुबह हो गई थी। तभी भीड़ की आवाजें गूंजने लगी। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद हिंद फौज जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद हिंद फौज जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। कौन कर रहा है ये घोष? जनरल शौकत, ये नागा लोग हैं। नेताजी का पत्र लेकर आए हैं। ठीक है, प्रमुख को मेरे पास आने दो। जय हिंद कुरियन सिंह, ये लीजिए नेताजी का पत्र। मैं गुप्त रूप से सिंगापुर में नेताजी से मिलकर आया हूँ। ये नागा युवाओं का दल है। ये दल आपकी सेवा में है। बताइए क्या आदेश है? कुरियन सिंह, यहाँ रसद की कमी है।
शौकत भाई, ये दुर्भाग्य है कि युद्ध के कारण इस बार फसल नहीं हुई है। फिर भी आप चिंता ना करें, वो हमारी व्यवस्था करेंगे। हमें तो लड़ाई लड़नी है ना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।